हमने इसके पहले देखा था कि एक मार्केट होता है, वो क्या होता है और उसमें कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट को किस तरह पहुंचाया जाता है। लेकिन कस्टमर को किस किस कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए और किस कॉम्बिनेशन में हम कस्टमर से तक बेस्ट पहुंच सकते हैं, वो कोई कंपनी कैसे डिसाइड करती है वो अभी देखते हैं, जिसे हम मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, अलग अलग बेसिस जिससे हम सेगमेंट करते हैं, क्राइटेरिया क्या होते हैं जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि कोई सेगमेंटेशन जो हमने करा है वो अच्छा करा है या नहीं करा है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, हम उसमें देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। 4 एलिमेंट होते हैं बेसिक। फिर अभी आगे चल के और बढ़ गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन के लिए बात समझना है कि जब दो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर उन्हें सेम सर्कमस्टेंसेज में भी आप डाल दोगे, सेम सिचुएशन में भी डाल दोगे, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसी तरीके से लोगों की जो डिमांड होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोगों का प्राइस को लेकर रिएक्शन अलग होता है, प्रमोशनल स्कीम्स को लेकर रिएक्शन अलग होता है। तो मार्केटर को क्या करना पड़ता है, इन सिचुएशन को समझ के मार्केट को डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग हिस्सों में और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। इसको सही सबसे अच्छी तरीके से समझने के लिए जो लोग पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है कि मार्केट के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, कभी कास्ट के बेसिस पर, कभी इनकम ग्रुप के बेसिस पर, और उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है उनके अपीजमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा वोट्स मिले। ये भी मार्केट सेगमेंटेशन का ही एक डेफिनेशन है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि आप इस बात को समझते हो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं और उसके हिसाब से आप जो ओवरऑल मार्केट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो, जिससे आप उनकी डिमांड को बेस्ट सेटिस्फाई कर सको। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ बायर्स इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन नीड और डिजायर। उनकी नीड या डिज़ायर के बेसिस पर आप बायर्स को ग्रुप कर देते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हो, जिससे कि जो आपका टोटल मार्केट है वो सब डिवाइड होकर छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाता है। और जो एक ग्रुप है उसकी होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप उनको एक अलग चीज़ दे सकते हो और दूसरा जो आपने ग्रुप बनाया उसको अलग चीज़ दे सकते हो, जिससे दो चीज़ें होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। मार्केट सेगमेंटेशन की कई सारी डेफिनेशन है पर बेस्ट डेफिनेशन यही है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, सब डिवाइड करते हो आप मार्केट को इनटू होमोजीनियस सबसेट्स, मतलब एक जैसे सबसेट्स में, ऑफ कस्टमर्स, जहाँ पे हर एक जो सबसेट है मे कन्वीएबली बी सेलेक्टेड एज द टारगेट मार्केट टू बी रीच बाय विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। अभी मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स कैसे आपको आता है, जब आप मार्केट को डिवाइड कर देते हो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में और आप हर ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाते हो, कि अब वही स्ट्रेटजी है जो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, डिवाइड एंड कॉन्कर। आप छोटे छोटे कर लीजिए और फिर आप उसे कॉन्कर करिए। मार्केटिंग मिक्स के दो फोल्ड प्रोसेस है। सबसे पहली बात, आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हो, मतलब ग्रुप बनाते हो। उसके बाद आप हर सेगमेंट के अलग मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हो, जिसके दो गोल रहते हैं जो हमने ऊपर देखे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और बिजनेसमैन को प्रॉफिट। अब मार्केट सेगमेंटेशन की जो अप्रोचेस होती हैं, किस तरह से मार्केट को सेगमेंट करा जाए, उसकी दो अप्रोचेस होती हैं। एक होता है पीपल ओरिएंटेड और एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड में क्या होता है, आप लोगों के बेसिस पर उसे बांटते हो, मतलब कोई कहाँ रह रहा है, कोई पुणे में रह रहा है तो पुणे का एक ग्रुप हो गया, पुणे का एक ग्रुप हो गया, दिल्ली का एक ग्रुप हो गया। उनकी डेमोग्राफी के बेसिस पर, उनकी सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर के बेसिस पर, उनकी साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब उनके लाइफ के बेसिस पर। ठीक है, इससे आपको पता, और ये जो डिसीजन है ये इस पे होता है कि बायर अपना डिसीजन किस तरीके से लेता है, उन वेरिएबल्स को कैसे देखता है। और जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको पता चलता है कि कौन सा टाइप का कस्टमर कौन सी चीज़ को खरीदेगा, जिससे आप और अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, इसे हम कस्टमर रिस्पॉन्स अप्रोच भी कहते हैं। मतलब हम कस्टमर का बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम उसको अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ा कर दे रहे हैं, स्टोरेज ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं, उससे पेट्रोनेज दे रहे हैं, मतलब हम उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी, उसकी बिहेवियर चेक कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और उसके हिसाब से हम सेगमेंटेशन करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहली बात, जो मार्केटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है और कस्टमर के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या है। जब आप कस्टमर कोई चीज़ क्यों खरीद रहा है और क्यों नहीं खरीद रहा है, इससे आपको पता चल जाता है। तो जब उनकी डिमांड चेंज होती है तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो कि क्यों डिमांड चेंज हो रही है, और उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप एक मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, जब आपको पता चल जाता है कस्टमर्स क्या हैं, तो आप अपना जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है उसको उनकी डिमांड्स के हिसाब से बना सकते हो। बेटर असेसमेंट ऑफ द कंपटीशन, जो मार्केट सेगमेंटेशन वो आपको असेस करने में हेल्प करता है क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं कॉम्पिटिटर्स की, और आप कॉम्पीट करते हो बहुत। अगर कोई आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके कंप्यूटर की अगर आपको पता चल जाती है, तो मान लो आप कंप्यूटर है जो किसी एक मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी एक में बहुत वल्नरेबल है, तो आप जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दीजिए और जिसमें वल्नरेबल है उस पर अपनी सारी ताकत लगा दीजिए, ताकि आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकें। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती, पैसा, वक्त, एम्प्लॉइज़ कम होते हैं, तो आप उस जगह पे लगाइए जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपके पास बेनिफिट आने के, रिजल्ट्स आने के चांसेस आपके पास हैं।
अभी कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदा होता है कि जब मार्केटर्स इतनी सारी रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर को सही वक्त पे सही जगह पे सही प्रोडक्ट मिल जाता है। कस्टमर को अब ढूंढना नहीं पड़ता किसी और जगह से, कंपेरिजन नहीं करना पड़ता कि मेरे घर तक कैसे प्रोडक्ट आएगा, वो घर बैठे चीज़ ले सकता है क्योंकि वो मार्केटर ने ऑलरेडी कर लिया, तो उसका टाइम बच जाता है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बच जाता है। जब आप मार्केटिंग करते हो तो कस्टमर से सवाल पूछते हो, उनको मार्केटिंग करते हो, उनके अंदर से जो हिडन नीड्स होती हैं, जो छोटी छोटी उनकी इच्छा होती है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सारी चीज़ों को बाहर निकालते हो और उसके लिए उनको प्रोडक्ट ऑफर करता है मार्केटर। जब वो उनकी नीड वो सेटिस्फाई होती है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनके डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर को फ़ायदा ही देता है, इसकी कुछ कॉस्ट भी होती है, और अगर जो इसकी कॉस्ट है वो आउटवे करती है उसके बेनिफिट्स को, मार्केट सेगमेंटेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सी कॉस्ट होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आप हर एक सेपरेट सेगमेंट के लिए अलग स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाओगे, उसका लेवल अलग रहेगा, उसका पैकेज अलग रहेगा, पैकेज बार में पूरा प्रोडक्ट ही अलग रहेगा, तो क्या होगा, उसका जो एक्सपेंडिचर है आपके रिसर्च पे और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बल्क में बनाते हो तो आपका पैसा बहुत बचता है, आप मटेरियल बल्क में खरीद लेते हो तो कम प्राइस में पड़ता है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट बचती है। तो इस सब में क्या होता है, आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है जब आप बल्क में बनाते हो। लेकिन जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो अलग छोटे छोटे मार्केट के लिए, तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलता इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। प्रमोशनल कॉस्ट क्या होती है? जब आप कस्टमर्स अलग अलग सेगमेंट्स के होते हैं तो आप अलग अलग एक्सपेंडिचर करते हो, अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट करते हो, अलग अलग मोड से एडवर्टीजमेंट करते हो। इससे आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब आप अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपको अलग अलग सेगमेंट के लिए। तो इसमें दो कारण से ये कॉस्ट आपकी बढ़ती है। पहली बार, जो प्रोडक्ट्स आप लेके चल रहे हो वो ज़्यादा आपको रखने पड़ेंगे, ज़्यादा जगह पे रखने पड़ेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में रखने पड़ेंगे क्योंकि आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में ज़्यादा डील कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको कोई अचानक से डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की वजह से, तो जो बफर स्टॉक है आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। बफर स्टॉक क्या होता है? जो आपका इमरजेंसी स्टॉक होता है कि अगर एकदम से डिमांड आ गई और सप्लायर आपको सप्लाई नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो आप क्या करोगे उस केस में? तो उसके लिए इमरजेंसी स्टॉक आप रखते हो तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगली चीज़ है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी कंपनी को अपने मार्केटिंग मैनेजर्स लगाने पड़ते हैं जो डेवलप करते हैं और मॉनिटर करते हैं आपके मार्केटिंग प्रोग्राम को। जब ऐसा करते हैं तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती है जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें तीन एरिया को मेन देखना पड़ता है कि जो सेगमेंट आपने बनाया वो मेजरेबल होना चाहिए, जो डेटा कलेक्शन आपने करा वो एनालिसिस, प्लानिंग और कंट्रोल के आदि होना चाहिए, उसमें आप वो कर पानी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जिस सेगमेंट का पॉपुलेशन है और जो मीडिया की ऑडियंस है वो करीब करीब सेम होनी चाहिए। ये चीज़ को आपको हमेशा देख लेना चाहिए। मतलब आप कर रहे हो बाइक के हेलमेट की एडवर्टीजमेंट, लेकिन जो 18 साल से कम लोग हैं उन तक वो एडवर्टीजमेंट जा रही है, वो वहाँ नहीं जानी चाहिए। वो जानी चाहिए 26 से 40 साल के बीच में, 26 से 40 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके बीच में जानी चाहिए, ताकि वो इसे खरीद सकें, क्योंकि वही उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि बाइक्स वही चलाते हैं यूजुअली। एग्जाम्पल है। और हर एक सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए जिससे हम उस पर अटेंशन दे सकें। अभी क्या क्या होते हैं बेसिस सेगमेंटेशन के? सेगमेंटेशन क्या होता है वो हमने देख लिया। तो सेगमेंटेशन से म्यूचुअल बेनिफिट होता है बायर कस्टमर का भी और सेलर का भी। क्वेश्चन ये आता है कि क्राइटेरिया कैसे है जिसके बेसिस पर हम बायर्स को ग्रुप टुगेदर करें। तो पता चला कि मार्केटिंग मैनेजर्स को कोई एक सबसे बेस्ट तरीका नहीं है, तो अलग अलग क्राइटेरियाज मार्केटिंग मैनेजर्स यूज़ करते हैं। यूजुअली कौन से यूज़ करते हैं ये सारे जो हम आगे देखेंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। सबसे पहला बात है ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई बंदा एक रीजन में रह रहा है तो उसके बेसिस पर आप उसको ग्रुप कर दो। कोई बैंगलोर में रह रहा है, कोई पुणे में रहता है। उसके बाद इसमें एक और कॉमन ग्रुप होता है रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का, मेट्रो सिटी का, नॉन मेट्रो सिटीज़ का। कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जो होता है उसे आप पहले अर्बन एरियाज़ में डालते हो, जब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब इससे ज़्यादा अब नहीं बिकेगा, तब आप उसको रूरल में डाल देते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमने देखा है कि जो सिटी के पीपल हैं, बड़ी जगह के जो लोग हैं, वो एडवेंचरस रहते हैं, वो नई चीज़ें भी खरीद लेते हैं। लेकिन रूरल एरिया के लोग, जो गाँव के लोग हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही लेते हैं। उसके बाद अर्बन एरिया के लोग कई बार ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें पता रहती है कस्टमर के बारे में, तो आप प्लानिंग, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है उसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। उसके बाद है डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या होती है? डेमोग्राफी मतलब आप ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, क्या एज है उनका, क्या जेंडर है उनकी, कौन मैरिड, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, क्या बच्चों की एज है, कहाँ वो रहते हैं, कितने हाउस होल्ड है वहाँ पे, क्या मूवमेंट होती है। ये होगी उनकी डेमोग्राफी। और सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब पैसा कितना है, पढ़े लिखे कितने हैं, कहाँ काम करते हैं, किस क्लास में हैं, किस रिलीजन के हैं, किस कल्चर को फॉलो करते हैं, कैसे कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जब कंबाइन करते हो तो आप उसके हिसाब से उनको टी, कॉफ़ी, टूथपेस्ट वगैरह दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिगरेट बेचनी है, मुझे नहीं बेचनी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मुझे सिगरेट बेचनी है तो मैं वहाँ नहीं बेचूंगा जहाँ स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं, मैं वहाँ बेचूंगा जहाँ कॉलेज गोइंग बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो सिगरेट पी सकते हैं। अभी ये जो कस्टमर की नीड है ये इनके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन होती है और उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अब ये जो ऑपरेशंस हैं, अभी क्या है, जब आप इस डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर लोगों को समझते हो तो ये ऐसा नहीं कि 100% के लिए सही होगा। कई बार ऐसा रहता है कि जो बहुत अमीर लोग रहते हैं वो भी सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। जो विमेन मैगजीन्स रहती हैं जैसे फेमिना, वो कई आदमी लोग भी पढ़ते हैं, तो ये 100% ट्रू नहीं होगा। ये आपको एक बेसिक आइडिया बता देता है और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है मार्केट सेगमेंटेशन। डायरेक्टली नहीं, उनके मोटिव, एटीट्यूड, परसेप्शन को पे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है।
इसके लिए फिर हम देखते हैं साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उससे थोड़ा हटके होती है। इसलिए आप लाइफस्टाइल पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देखते हो। कस्टमर जो एक सेम डेमोग्राफिक ग्रुप में है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है उसकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर मैं बहुत अमीर इंसान हूँ और मैं BMW चलाता हूँ तो मैं उस तरह की घड़ी पहनना पसंद करूँगा जो थोड़ी हाई ब्रांड हो, थोड़ी लग्जूरियस हो। तो मैं कस्टमर की लाइफस्टाइल उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से उसको मार्केटिंग करूँगा। वो किस एज ग्रुप का है, जैसे कि सिगरेट, कॉस्मेटिक, सोप्स वगैरह जो है आप वहाँ बेचोगे जहाँ लोग स्टाइलिश चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप चाल में 1 लाख रुपए का की घड़ी नहीं बेचोगे, कोई नहीं खरीदेगा। यूजुअली खरीदते हुए MC स्टैंड खरीदता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें डिज़ाइन होते हैं उनके पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के हिसाब से और फिर वो बिकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 2 शॉर्टकमिंग है कि जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है इसका ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि सर्वे में कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है वो उसकी जो स्टडीज़ होती हैं वो बहुत महंगी होती है। 15 से 20 लाख रुपए की एक पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च होती है। ऐसी रिसर्च जिस पर आप असल में काम कर सको। मन से तो आप कुछ भी बना सकते हो लेकिन जो असल में लोगों से बैक्ड होती है वो बहुत महंगी होती है। इसलिए जो इलेक्शन का असल में एग्जिट पोल और सर्वे वगैरह होता है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। फिर बिहेवियरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कर सकते हो। जो कस्टमर है आप उनको उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उन्हें आज से पहले किस तरह से काम करा है, किस तरह से रिस्पॉन्स करा है, उसके हिसाब से उनको बांट देते हैं। उनका नॉलेज, उनका एटीट्यूड, बिलीफ, फेथ, फैमिली, एनालिटिकल एटीट्यूड वगैरह वगैरह। उनके प्रोडक्ट्स, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसके लिए कैसा उनका बिहेवियर रहा है, उनने पहले किस पैटर्न में परचेस करा, उनकी लॉयल्टी कैसी किसी ब्रांड के प्रति। इन सारी चीज़ों को देखकर आप उनको बांट देते हो। अब इसको स्टडी करने के लिए उनके पैटर्न्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले बात यूसेज का पैटर्न देखेंगे, किस तरह से कस्टमर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है। तो आप कैसे उनको कस्टमर को बांटो। हैवी यूज़र्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीडियम जो मीडियम लेवल पर करते हैं, लाइट जो बहुत कम यूज़ करते हैं, नॉन यूज़र करते ही नहीं है किसी प्रोडक्ट को यूज़। अब वो क्यों यूज़ नहीं करते हैं उसको आप फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करोगे कि उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है, और उसके बेसिस पर आप देखो कि भाई आगे क्या करना है। फिर बेनिफिट पैटर्न, डिफरेंट कस्टमर्स बाय द सेम प्रोडक्ट बट एक्सपेक्ट डिफरेंट बेनिफिट्स। सेम प्रोडक्ट खरीदा लेकिन अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई दूसरे वाले सस्ता है इसलिए खरीद लेता हूँ, कोई ये बोल रहा है कि भाई टाटा की गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है वो कर लेता हूँ, कोई ये सोच परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहा है, कोई रहा है भाई ड्यूरेबल बहुत है, टूटती नहीं है गाड़ी इसके लिए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग बेनिफिट जो डिराइव कर रहे हैं वो रहता है। तो उसको समझना पड़ता है और उस बेनिफिट के हिसाब से उनको ग्रुप करना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर आपको फर्दर एनालाइज करना पड़ता है कि भाई देखो ये लोग हैं जो टाटा की गाड़ी को प्राइस के लिए खरीद रहे हैं। आप प्राइस के लिए खरीद रहे हैं तो इनकी कितनी प्राइस रेंज के लोग खरीदते हैं। अगर कोई कम प्राइस में खरीद रहा है तो उसको ड्यूरेबिलिटी हो सकता है चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। उसमें आप और फिल्टर करके उसके हिसाब से मार्केट का प्रोडक्ट बना सकता है। ब्रांड या स्टोर लॉयल्टी, इसका मतलब होता है कि आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हो इस तरीके से कि जो आपके अभी के कस्टमर है उसको रिटेन कर सको, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको, और जो नॉन लॉयल कस्टमर है जो बार बार आपके पास नहीं आते हैं, लॉयल्टी नहीं है जिनके, उन्हें आप लॉयल कस्टमर बना सको। लेकिन ये बात ध्यान रखना इसमें ज़रूरी है कि ये बिल्कुल ईजी नहीं होता है। लोग कभी भी हैबिट की वजह से नहीं जाते हैं, वो किसी न किसी फ़ायदे की वजह से जाते हैं और उस फ़ायदे को रिवर्स करके अपना नाम स्थापित करना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं कि हमने देखा कस्टमर्स को कैसे बांटा जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल मार्केट्स को भी सेगमेंट करना पड़ता है कि जो इंडस्ट्रीज बना रही हैं चीज़ों को उसको भी आपको मार्केट करना पड़ता है। लेकिन उसके जो वेरिएबल्स रहते हैं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? सबसे पहली बात है ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। कैसे? इसमें आता है कस्टमर, टेक्नोलॉजी, जो कोई इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, कोई प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी, मतलब ये बनाने वाले की बात हो रही है, अभी खरीदने वालों की बात नहीं हो रही। जो बना रहे हैं वो अगर एक टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमने उसको डाल दिया। जैसे हम कोई फॉर्म है तो कोई है टैली यूज़ कर रहा है, कोई ओरेकल यूज़ कर रहा है, तो ओरेकल वाली एक ग्रुप में डाल दी, टैली वाली एक ग्रुप में डाल दी। टैली की आफ्टर सेल सर्विसेज उनको देंगे, ओरेकल वाली इनको देंगे। इस तरीके से काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें इमीडिएट यूज़ के लिए गुड्स प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता है, कुछ लोगों नहीं चाहिए रहता है। उसके बेसिस पर आप उनको बांट दीजिए, उनका सेगमेंटेशन कर दीजिए। परचेसिंग वेरिएबल्स, मतलब जो परचेसिंग सिस्टम है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का वो अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से वेरी करता है। कई कस्टमर्स होते हैं जिनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, कई लोग का सेंट्रलाइज रहता है, कई का डिसेंट्रलाइज रहता है। सेंट्रलाइज वाले उनको एक सेगमेंट में डालो, दूसरा वाले को दूसरे सेगमेंट डालो। उनकी जो रिक्वायरमेंट है फिर उसके हिसाब से उनको सर्विसेज दो। सेगमेंट अलग अलग हो, आपको पता चल गया कौन सा क्या है। फिर पर्सनल एटीट्यूड, कई लोग जो होते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। रिस्क ज़्यादा लेंगे तो उनके लिए आप प्राइस ज़्यादा बढ़ा के उन्हें बता सकते हो और क्वालिटी ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन कुछ लोग रिस्क कम रखते हैं तो क्वालिटी भी कम रखो, इंश्योरेंस भी लेके रखो, और उसके हिसाब से सप्लायर अपनी चीज़ों को डिसाइड कर सकता है। तो उनकी लॉयल्टी क्या है सप्लायर के प्रति, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब हमने सेगमेंटेशन कर दिया। अब सेगमेंटेशन अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, जो सेगमेंट है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। जो ग्रुप आपने बनाया वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए।
कौन उस ग्रुप में है और कौन उस ग्रुप में नहीं है, यह आपको क्लियरली आंसर होना चाहिए। इसके बाद आप उनका डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल इन्फॉर्मेशन को क्लियरली सेगमेंट करो ताकि आप सही से सेगमेंट पे काम कर सको और अपनी स्ट्रेटजी बना सको। उसके बाद जो आपने सेगमेंट बनाया उसके पास एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल रहना चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ को कर रहे हो तो ये मत देखो कि उसमें लोग कितने हैं उस सेगमेंट के अंदर, उन लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं जो आप जिस टाइप के प्रोडक्ट उन्हें देना चाहते हो। तो जो कॉस्ट है आपकी वो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम होनी चाहिए। अगर जो कॉस्ट है आपकी सेगमेंटेशन करने के लिए और फर्दर स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने के लिए, उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम है तो करने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ 5 कस्टमर है आपको लगता है कि सेगमेंट में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम प्लेन खरीदेंगे, तो करोड़ों की बात हो गई, तो उनके पास परचेसिंग पावर है, इसके लिए वो अच्छा सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि भाई मेरे पास हज़ारों कस्टमर्स हैं, कहाँ पे, नाइजीरिया में, लेकिन उनके पास 10-10 रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए जो प्रोडक्ट मैं उनको साबुन बेचना चाह रहा हूँ उसके लिए, तो वो हमारा सेगमेंट नहीं है। उनके पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगला है सेगमेंट जो है वो इकोनॉमिकल एसेसिबल होना चाहिए। जो कंपनी है वो आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई ना कर पाए, अपने बायर्स तक पहुंच भी पाए। कैसे? सस्ती तरीके से पहुंच पाए। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए लेके आप 10 रुपये का साबुन उन तक पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं साबुन देना चाह रहा हूँ तो मेरे ही एरिया में, इंडिया में ही, मेरे स्टेट में, मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरी गली में, मेरी चौल में, जहाँ मेरा बिजनेस है वहाँ पे मैं उसे पहुँचा सकूँ इकोनॉमिकली, तभी वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भाई जितने भी 20 साल से कम के, 20 साल के ऊपर के लोग हैं वो सब मेरी वीडियोस देखेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे वीडियोस कौन देखेंगे? जिन तक मैं इकोनॉमिकली पहुँच सकता हूँ, जब मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अभी अपनी वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ। तो एग्जाम्पल समझो, तो जो कॉस्ट है पर सेगमेंट मेंबर, वो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली आप सब तक पहुंचने चाहिए। अगली चीज़ है जो मार्केट सेगमेंट है वो यूनिकली रिएक्ट करना चाहिए मार्केटिंग एफर्ट में। मान लो आपने 10 सेगमेंट में बांट लिया है पूरे मार्केट को, और जब आप कोई एक स्ट्रेटजी लगा रहे हो तो सब एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, तो ये तो अलग सेगमेंटेशन हुआ ही नहीं। अगर मैंने प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे कर दी तो सबने खरीदना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप सेगमेंट ऐसा बांटो, आपका अगर सेगमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट नहीं करे तो अलग अलग सेगमेंट ही नहीं तो वो सेम ही हो गए ना। उसके बाद मार्केट सेगमेंट शुड बी स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि कई सारे सेगमेंट्स होते हैं जो तुरंत बनते हैं और तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। जो कई सारे विसर्जन वगैरह होते हैं उसमें जो दुकानें बनती हैं वो तुरंत बनती तुरंत जाती है। लेकिन जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, 4-5 साल उससे लगाते हो, बहुत पैसा लगता है उसमें, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो आप ऐसा करते हो तो सेगमेंट स्टेबल रहना चाहिए ओवर टाइम। अब इससे थोड़ा सा आपको वेरिंग लगेगा अगला पॉइंट कि मार्केट सेगमेंट जो है डायनामिक होते हैं। अगर आपने एक बार मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टैटिक रहेगा, वो थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल सेम रहेगा, वो जितना उसमें ग्रोथ हो रहा है, जितना लोग खरीद रहे हैं उतना ही खरीदेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहेगा। ऊपर वाले पॉइंट का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि वो सेगमेंट ही डिसअपियर हो गया। हमने देखा बहुत बड़ा मार्केट लगता है भाई, लेकिन वो कब लगता है? कुंभ के टाइम लगता है, 4-5 साल में एक बार लगता है, ऐसा नहीं। कभी कभी तो मार्केट तो आपके पास है लेकिन वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट की वजह से। तो मार्केट को, जो मार्केटर है उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है उसे कि सब चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं। अब सेगमेंटेशन के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात, आप तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले आपको असेस करना पड़ेगा एक कस्टमर ग्रुप और दूसरे कस्टमर ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उनकी नीड क्या है और उनका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा जो कंपनी ने प्रोडक्ट दिया उसके प्रति। फिर आपको डिसाइड ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कस्टमर को किसी एक सेगमेंट के अंदर। फिर जब इसको स्टडी कर दोगे फिर आप कस्टमर को ग्रुप करोगे अलग अलग सेगमेंट्स में। फिर आप स्टडी और कंफर्म करोगे अलग अलग प्रोग्राम्स को, मार्केटिंग मिक्सेस को जो आप फॉर्मुलेट कर सकते हो अलग अलग सेगमेंट के लिए। फिर आप फाइंड आउट करोगे कौन सा ऐसा सेगमेंट्स है जो आपके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे। सब में आपको नहीं डालना है प्रोडक्ट सर्विसेज, उसमें ही डालना है जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। फिर आप निकालोगे कि लाइकली परचेस कितना है किसी प्रोडक्ट का, मतलब लाइकली डिमांड कितनी हो सकती है इस सेगमेंट में। फिर जिस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल लगता है उसमें आप आगे आपका स्ट्रेटजीज बना के काम चालू करोगे। ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में आप जो अपना प्रोडक्ट है उसके अलग अलग फैसेट्स को देखते हो और उन्हें कम ज़्यादा करते हो उनके प्रोपोर्शन को, और जो मिक्स है उससे एक सिनर्जी क्रिएट होती है। 2+2 4 की जगह 2+2 6 हो जाता है, क्योंकि आप इसके कॉम्बिनेशन से और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हो कस्टमर के लिए। तो बेसिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आप नीड को आइडेंटिफाई करते हो और मैन्युफैक्चर ऐसे करते हो ताकि वो जो सेटिस्फाई हो सके नीड कस्टमर की। तो इसमें 4 बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब का जो कंबाइंड टुगेदर सिनर्जी होता है उसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग फीस और जो 4 P's है उसे सिनोनिमसली यूज़ करा जाता है। 4 P's है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्लेस का मतलब जो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करा जाएगा, प्रमोशन मतलब इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रमोशन मीन्स मार्केटिंग। और इनका जो इंटरप्रिटेशन है ये एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो इसमें मार्केटिंग मिक्स में का डेफिनेशन क्या हुआ? मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड देयर लेवरेज दैट द फर्म यूजेस टू इन्फ्लुएंस द टारगेट मार्केट। जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं कौन कौन से? 4 कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
जिसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज़ करके फर्म जो यूज़ करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए टारगेट मार्केट को। अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी वेरिएबल जो होता है फर्म के कंट्रोल में होता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है द कस्टमर डिमांड इन द कस्टमर डिमांड इज अ मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 4 वेरिएबल हैं उसके अलावा भी और वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 4 वेरिएबल्स को देखने वाले हैं ना। तो इसका क्या मतलब, इन अदर वर्ड जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये इंटर रिलेटेड होते हैं और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पोटेंशियल कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, जिसमें आप देखते हो इनपुट्स और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन देखते हो टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। एलिमेंट्स क्या कहते हैं मार्केटिंग मिक्स के? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसमें अलग अलग 4 सब मिक्सेस रहते हैं मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या होता है? प्रोडक्ट का प्लानिंग, डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। क्या हुआ? प्रोडक्ट को किस तरह से प्लान करना है, उसे बनाना किस तरीके से है, उसे ब्रांड किस तरह से करना है, क्या ब्रांड नेम रहेगा, क्या लेबल रहेगा। चैप्टर 1 में हमने देखा था किस टाइप की पैकेजिंग रहेगी, किस टाइप की लेबलिंग रहेगी, पैकेट किस तरह का रहेगा, उसके आसपास का उसमें क्या क्या लिखा रहेगा। फिर प्राइस में क्या रहता है कि उसकी प्राइसिंग पॉलिसी रहेगी, कितने में बेचेंगे, क्या डिस्काउंट देंगे, कितना उधार पे देंगे सप्लायर वगैरह को। फिर प्लेस मिक्स क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैनल के थ्रू भेजेंगे, किस बंदे के थ्रू भेजेंगे, क्या मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, क्या वेयर हाउसिंग रहेगी। प्रमोशनल मिक्स में रहता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। अभी मार्केटिंग मिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? मार्केटिंग मिक्स जो है एक कोई भी मार्केटर यूज़ करता है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की को एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये टारगेट मार्केट तक आप पहुंचते हो बाय ब्लेंडिंग अ नंबर ऑफ मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स इन एन ऑप्टिमम वे। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम 4Ps कहते हैं, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। जो मार्केटिंग मिक्स है एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप अपने टारगेट मार्केट को सही तरीके से पहुंच सकते हो और अपनी सक्सेस को और अचीव कर सकते हो अपनी सक्सेस। इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स का कि आप अट्रैक्ट कर सकते हो कस्टमर्स को टू फेस मार्केटिंग कॉम्पिटिशन एंड फॉर प्रमोटिंग सेल्स, जिससे कि आप प्लीज़ कर सकते हो कस्टमर्स को इन इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को आप पहुंच सकते हो। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप कस्टमर को समझोगे तो आप उसी एरिया में इन्वेस्ट करोगे जहाँ जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ होंगी। प्रिसीशन, ठीक है। मिस्टर नील एच बॉर्डन ने बोला था आपको ये नाम याद नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। A chart which shows the elements of mix and the forces that bear on the mix helps to bring understanding of the marketing of what the marketing is। तो जो सारी चीज़ें हैं, a chart which shows the elements of the mix and the forces that bears on the mix helps to bring the understanding of what marketing is। प्रिसीशन आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आपको एक्जैक्टली क्या करना है, किस एलिमेंट में क्या चाहिए, किसको क्या रिक्वायर्ड है, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट थोड़ा चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट में कोई एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, कोई प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। तो एक्जैक्टली आपको क्या करना है वो आपको बताया था। प्रिसीशन आपको लाया था। बैलेंस्ड अप्रोच, इसमें क्या होता है कि आप मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक टूल है जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और इसको मार्केटिंग मैनेजर यूज़ कर सकता है अपने आप को सही ट्रैक पे रखने के लिए। आपको केयरफुल रहना पड़ता है लेकिन फिर भी बहुत सारी मार्केट फोर्सेस का। थिंक ऑफ द टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एग्जाम्पल देते हैं, टाटा का तनिष्क है, उसने एक ऐड निकाली थी। ऐड की डिटेल में नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। उससे उनको बहुत हैवी लॉसेज होने लगे थे, लोग तनिष्क को बॉयकॉट करने की बात करने लगे थे, तो उन्होंने तुरंत ऐड चेंज करी और धीरे धीरे करके वापस उन्होंने जितना उनका लॉस हुआ था उस तक आया। तो कंटिन्यूसली विजिलेंट रहना पड़ता है मार्केट फोर्सेस के प्रति, इससे आप बैलेंस अप्रोच रख सकते हो मार्केटिंग मिक्स के थ्रू। अभी सिग्निफिकेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स का? उसके ब्लेंड में, मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट सिर्फ आप बना रहे हो, आपने प्रोडक्ट को सही से बना लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सक्सेस शॉर्ट मिल जाएगी, लेकिन जब आप प्रोडक्ट सही रखोगे, उसकी प्राइस भी सही रखोगे, उसका प्लेसमेंट भी सही तरीके से करोगे और प्रमोशन भी बिल्कुल सही तरीके से करोगे, तो जब इसका ब्लेंड बनेगा इन सारी चीज़ों का, उससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी किसी भी मार्केटर को। उसके बाद ये जो मार्केटिंग मिक्स है ये बिजनेस साथ साथ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे क्लब्स, कॉलेजेस, एसोसिएशन वगैरह जो होती हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और सभी को अपनी मार्केटिंग मिक्स को सही से रखना चाहिए। जो प्रोडक्ट असल सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं या सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करा जा सकता है। अभी ये चैप्टर जो है इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, उसके रिक्वायरमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है सेगमेंटेशन क्या होता है इंडस्ट्रियल मार्केट में और कस्टमर मार्केट में, जो हमने देखा था। इंडस्ट्रियल मार्केट में वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग और कस्टमर मार्केट में 2 अप्रोचेस होती हैं। उसके बाद आपको बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं गवर्निंग का मार्केट सेगमेंट, इंपॉर्टेंस बताना है मार्केट सेगमेंटेशन का इन मॉडर्न मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस बताना है मार्केट सेगमेंटेशन का, बेनिफिट और लिमिटेशन बताना है। सेम क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर आपको मार्केट सेगमेंटेशन और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बताना है। सिंपल
प्लेन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट देने के लिए यूजुअली आता है। अभी इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है जो आपको साथ में लिख लेना है जिनका एग्जाम है। सबसे पहली बात, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, आप पूरा मार्केट को डिवाइड कर लेते हो। फिर उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो उसके दो अप्रोचेज होती हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कस्टमर के लिए। फिर इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट। अलग अलग बेसिस क्या कर रहे हैं, तो जोग्राफिक बेसिस, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 पैटर्न होते हैं, और जो ब्रांड लॉयल्टी है उसके अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, परचेसिंग एंड पर्सनल एटीट्यूड्स। फिर क्या क्राइटेरिया रहता है अच्छे किसी अच्छे सेगमेंटेशन का, तो जो मार्केट सेगमेंट है वो आइडेंटिफाइबल रहना चाहिए, एडिक्वेट पोटेंशियल उसमें रहना चाहिए, इकोनॉमिकली असिस्टेबल होना चाहिए वो, फिर दे मस्ट रिएक्ट यूनिकली, स्टेबल रहना चाहिए ओवर टाइम, और डायनेमिक तो रहता ही है मार्केट, इस बात को समझना पड़ता है। असेंशियल्स क्या क्या रहते हैं किसी भी मार्केट सेगमेंटेशन के, कि आपको डिफरेंस को देखना पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन्हें देखना पड़ता है। फिर आप ग्रुप कर दो, फिर प्रोग्राम बनाओ, फिर कौन सा सेगमेंट एक्सेप्ट करेगा वो देखो, एस्टिमेट करो कितनी टोटल डिमांड आ सकती है किसी भी सेगमेंट से, और फिर आप जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल आपको लगता है उस सेगमेंट को सेलेक्ट कर लो। फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन सबको जो मिक्स रहता है उसे हम कहते हैं द मार्केटिंग मिक्स। इंपॉर्टेंस क्या रहता है मार्केटिंग मिक्स का, कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिसोर्स को सही तरीके से, प्रिसीशन आपको मिल जाता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलता है, जो उसका सिग्निफिकेंस है इसके ब्लैंड में होता है, दैट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये रहता है। दिस वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।